श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान रख गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं ऋत पंचांग से लिए जाते हैं। छवि, ध्वनि तथा एक्सरसाइज हेतु जन्म तिथि विवरण वे गूगल से लिए गए हैं और लिए जाते हैं। वैसे व्यक्ति का जन्म तिथि आज लेते हैं एक्सरसाइज करने के लिए जिनका जन्म तिथि आज ही है, जन्मदिन आज है। तो ये और यह प्रस्तुति आप तक YouTube के माध्यम से, YouTube के सौजन्य से आप तक पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त ग्रहों के गोचर से संबंध है और इसी पहले भाग से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग अलग से प्रस्तुत करते आ रहे हैं। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंध रखता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में है और जिस नक्षत्र में आज भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा फल, आज के दिन के बारे में कैसे संकेत हो रहे हैं, शुभता और अशुभता का। साथ ही साथ इस पद्धति को ताराबलम कहते हैं जो कि मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। ताराबलम चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में है और 9 तारा चक्र पद्धति जो मूल सिद्धांत है इसका वह सभी ग्रहों से संबंध रखता है। विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। तीसरा भाग नक्षत्र की भांति ही राशि से संबंधित है जिसे चंद्र बलम कहते हैं। चंद्रमा जिस राशि में गमन कर रहे हैं और चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में है जिसे जन्म राशि कहा जाता है उनके उसके अनुसार आज कैसे दिन होने के संकेत। आज चंद्रमा का गोचर भी है तो यानी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए 2 भागों में यह है प्रस्तुति। विस्तृत चर्चा इस प्रस्तुति में हम करेंगे। चौथा भाग चौघड़िया से संबंधित। चौघड़िया एक प्रकार का शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। दैनिक कार्य का दिन से लेकर विशेष कार्यों तक और पहली बार कार्य किए जाने वाले कार्यों पर, पूजा पाठ आदि सभी पर। और जो भी व्यक्ति कोई मुहूर्त नहीं देख पाया, नहीं देख सका, तो अपने कार्य में शुभता लाने के लिए कम से कम चौघड़िया जरूर देखने की सलाह दी जाती है। इसकी उपयोगिता काफी है, इसलिए इसी के मद्देनजर हम इसे विशेष प्रस्तुति में के दर्जे में रखे हैं और आपके लिए प्रस्तुत कर विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। पांचवा और अंतिम भाग अंकों के साथ हम जन्म लेते हैं। ईश्वर द्वारा गिफ्ट के रूप में हमें उपहार के रूप में कुछ अंक मिलते हैं जो जन्म तिथि के रूप में मिलते हैं और फिर अंकों के साथ हमारी यात्रा शुरू होती है और अंकों के गोद में हम रहकर पलते बढ़ते हैं। अंकों के साथ रहते हैं, अंक हमारे साथ रहते हैं। कुछ अंक हमारे लिए असहज होते हैं, कुछ अंक हमारे लिए शुभता लाते हैं। इन सभी की चर्चा प्रस्तुति में करेंगे। 2 भागों में यह प्रस्तुति वहां भी है। पहला भाग है अंक ज्योतिष से संबंधित, अंक शास्त्र से संबंधित कुछ जानकारी सीखने वाली बातें, और दूसरा भाग है अंक शास्त्र के अनुसार विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक, विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज अंक शास्त्र शुभता और अशुभता के संदर्भ में क्या कर अंक क्या बोल रहे। तो ये 5 भागों में अपनी प्रस्तुति। हर भाग महत्वपूर्ण है, ज्ञानवर्धक है और उपयोगी है, इसलिए
कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा कुछ क्षण के लिए, यानी कुछ देर के लिए आप रुकेंगे। और आपसे आग्रह है कि ध्यानपूर्वक सुनेंगे, कागज कलम अगर रख सकें तो नोट करें, जो ताकि यह आपके लिए आगे भविष्य के दिनों में उपयोगी हो। तो चलिए, मुख्य प्रस्तुति में जाने के पूर्व पूरी चर्चा पंचांग पर। पंचांग जो हमारे मन मस्तिष्क में होता है, जो हम जैसा समझते हैं कि पंचांग शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, परंतु ऐसी बात नहीं है। पंचांग की महत्ता जीवन में बहुत अधिक है। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार रहता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए, पंचांग के जीवन में अहम भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित कर जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए वे जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर होने के भागी बने। तो चलिए मुख्य प्रस्तुति पर चलते हैं, पहले भाग पर। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री विष्णु, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका आज के पंचांग में। आज का पंचांग आपके समक्ष आज दिनांक 16 अक्टूबर 2025 कार्तिक पक्ष कृष्ण शाखा संवत 1947 विश्व विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय आज का 5:48 पर, सूर्यास्त 5:21। आज का दिशा शुभ, सनराइज एट 5:48 AM, सनसेट एट 5:21 PM। आज का दिशा शुभ दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन कर यात्रा में शुभ। पंचांग के पांचों अंक, वार गुरुवार, तिथि दिन के 10:35 तक दशमी जो पूर्ण तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद एकादशी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, नक्षत्र दिन के 12:42 तक अश्लेषा, उसके माघा, योग देर रात्रि 2:11 तक शुभ, उसके बाद शुक्ल, करण अपराह्न 10:35 तक भद्रा, तत्पश्चात रात्रि के 10:49 तक भौ और फिर पालक। तो ये रहे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को देखते हैं कि भोलेनाथ का निवास कहाँ है और शुभता कैसी। तो भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो जब तक दसवीं तिथि है, यानी आज के दिन के 10:35 तक भोलेनाथ क्रीड़ा स्तर पर है, जो कि शुभ नहीं है। उसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होता है, जिसमें भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर होते हैं, जो कि शुभप्रद है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:12 से 11:58 दिन तक, अमृतकाल दिन के 11:03 से 12:42 अपराह्न तक, अमृत सिद्धि सर्वार्थ सिद्धि रवि योग आज नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:30 से 2:16 तक, गोधूली बेला संध्या 5:21 से 6:46 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि, निशिता मुहूर्त
देर रात्रि 11:10 से मध्य रात्रि 0 बजे तक, और मध्य रात्रि 0 बजे तक रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 1:01 से अपराह्न 2:28 तक, होली काल प्रातः 8:42 से दिन के 10:08 तक, यमगंड प्रातः 5:48 से 7:15 तक प्रातः तक, वर्ज मुहूर्त देर रात्रि 1:20 से 3:01 तक, भद्रा आज प्रातः सूर्योदय से दिन के 10:35 तक, गंडमूल प्रातः 5:48 यानी आज सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक, और जब कोई भी मुहूर्त और आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक होता है उसे अहोरात्रि कहते हैं। भद्रा का वास आज पाताल में है, जो कि अशुभ है। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखते हैं तो ग्रह अंश के अनुसार चंद्रमा और सूर्यदेव तथा बृहस्पति वृद्धावस्था क्यों रहे हैं, क्योंकि ये राशि परिवर्तन करने वाले हैं। आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन है, जब वे अपनी ही राशि कर्क से सिंह राशि में जाएंगे, और सूर्यदेव कल यानी 17 तारीख को वे कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में जाकर नीच के होंगे, और परसों बृहस्पति देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में जाकर उच्च के होंगे। इस प्रकार ग्रहों का ये राशि परिवर्तन आज आने वाले 3 दिनों में होंगे। यानी चंद्रदेव का राशि परिवर्तन आज, सूर्यदेव का राशि परिवर्तन कल, और बृहस्पति देव का परसों 18 तारीख। आज की स्थिति में यदि देखें तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह, और अपनी ही राशि में 1 ग्रह है चंद्रदेव। शक्ति राशि को देखें तो बुध की राशि में 3 ग्रह, शुक्र की राशि में 2 ग्रह, मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों की राशियों में एक ग्रह। शुक्र और बुध आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र बुध की राशि में और बुध शुक्र की राशि में। नक्षत्र के अनुसार यदि आज के ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह, और अपने ही नक्षत्र में बृहस्पति देव 1 ग्रह। केतु, चंद्र और शनि, ये 3 ग्रह होते हैं जो स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। बृहस्पति देव के नक्षत्र में 4 ग्रह, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन नहीं है, और आज दिन के 12:42 पर चंद्रदेव का राशि परिवर्तन होगा। तो ये रहे आज के पहले भाग की प्रस्तुति। दूसरे भाग में आपको ले चलते हैं जो नक्षत्र पर है, ध्यान से देखेंगे उसे, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है आपके लिए और भविष्य के लिए। चलिए, आपको स्वागत है दूसरे भाग। नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन होगा, इसे ताराबलम कहते हैं। आपके समक्ष जो सूची है एक सारणी प्रस्तुत है। इसमें ताराबलम के समक्ष जो वर्टिकल रोज है, हॉरिजॉन्टल कॉलम है, वह दर्शाता है कि चंद्रमा आज किस नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है, और ताराबलम के नीचे जो वर्टिकल रोज है यह बताता है कि नक्षत्रों के नाम दोनों जगह लिखे हुए हैं, लेकिन यह
ताराबलम के नीचे वर्टिकल रूल्स में यह दिखाता है कि चंद्रमा जन्म कुंडली में किस नक्षत्र में है। तो आपका जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है, आप उस नक्षत्र को पकड़े और कॉलम को पकड़े जहां चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, और देखें आज का आपका तारा क्या कहता है। ताराबलम के अनुसार आज का तारा आपका क्या कहता है। 9 स्थितियां बन सकती है जब आपका तारा जन्म में, संपत में, विपत में, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, नैदन, मित्र और अति मित्र हो। जब भी आपका तारा संपत में, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र हो, तो वह शुभता का संकेत देता है। और इसकी शुभता जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बढ़ती जाती है। यानी संपत में शुभता धन संबंधी, क्षेम में आपका मान सम्मान, साधक, और मित्र अति मित्र आप नाम से भी समझ सकते। जन्म, विपत, प्रत्यय और नैधन्य यह अशुभता की स्थिति को बताता है। यदि आपका तारा जन्म, विपत, प्रत्यय और नैधन्य में है, तो अशुभता की ओर इंगित करता है आज के दिन के बारे में। तो आज के दिन यदि आपका तारा के अनुसार शुभ है, तो शुभ कार्यों का निष्पादन, दैनिक कार्यों में भी आप थोड़ा आराम से काम कर सकते हैं। आप मतलब ऊर्जा सहित काम कर सकते हैं, और शुभ कार्यों का निष्पादन आप इस तारा में आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका तारा शुभता की ओर इंगित करता है। किंतु यदि शुभता की ओर इंगित नहीं करता और आपका तारा आज का जन्म, विपत, प्रत्यय और नैधन्य में है, तो वैसी स्थिति में दैनिक कार्यों में सावधान रहें, और दैनिक कार्यों में सावधानी बरतते हुए नए और विशेष कार्यों का आरंभ आज न करें। उस तारा के अंतर्गत जब वो एक खास समय पर वह तारा निकल कर दूसरे समय में आ जाता है, तो वैसी स्थिति में आप उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप 12:42 दिन तक तारा आज का एक तारा में रहेंगे, उसके बाद फिर परिवर्तन होगा। तो वैसी स्थिति में यदि परिवर्तन होता है और शुभता की होता है, तब आप उस समय आप कर सकते हैं। संक्षेप में बता दें कि कुल यह तारा बलम 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और 9 तारा चक्र पद्धति के अनुसार तारा बलम से हम चंद्रमा के गोचर से संबंध व्यक्त करते हैं, और आज केवल चंद्रमा से संबंध हम करते हैं, इसको संबंध करते हैं, और केवल आज के बारे में। जबकि 9 तारा चक्र पद्धति सभी ग्रहों के लिए है, और सभी ग्रहों के बारे में उससे जान सकते हैं, और भविष्य के लिए काफी उपयोगी। ये पूरे जीवन काल के बारे में बताता है। तो 9 तारा चक्र पद्धति से हम वह जानते हैं, ग्रहों में कुंडली की स्थिति कैसी है वह जानते हैं, और हमसे संबंध बनाने वाले, चाहे पार्टनर के रूप में या जो भी समाज के लोग हैं या कार्यस्थल पर हैं, तो वे हमारे लिए कितना फलदायी होंगे, सुफलदायी, और या हम भी उनके लिए कितना सुफलदायी हो सकते हैं, ये सभी हम जान सकते हैं। और 9 तारा चक्र पद्धति मूलतः ही सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र अपना फल, ग्रह अपना फल नहीं देते, ग्रहों के का जो फल होता है नक्षत्र के द्वारा होता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि कुल 27 नक्षत्र हैं और 9 ही ग्रह हैं, कौन से नक्षत्र किसके फल देंगे। जी हाँ, इसके लिए नक्षत्रों को 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्र की श्रेणी में रखकर 3 श्रेणी बनाई गई। पहला से 9 तक एक, दूसरा 10वां से 18वां तक दूसरा, और 19वां से 27वां तक तीसरा। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतुदेव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और इस प्रकार ग्रहों को क्रम में रखकर पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से, यानी पहला में से पहला, दूसरे में से 10वां, और तीसरे में से 19वां नक्षत्र का स्वामित्व पहले ग्रह को केतुदेव को दिया गया। इस प्रकार हर श्रेणी में से दूसरा नक्षत्र का स्वामित्व, यानी 11वां, दूसरा 11वां और 20वां का स्वामित्व शुक्रदेव को गया। और इसी क्रम में चलते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व
9वें ग्रह बुध देव को दिया है। और यह सूची आपके लिए इस प्रकार है। अब फलित कैसे होता है, यह महत्वपूर्ण। तो आज बृहस्पतिवार का दिन है, चलिए बृहस्पतिवार से ही चर्चा करते हैं कि बृहस्पति की के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, उदाहरण स्वरूप बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए क्या संकेत मिलते हैं। तो जन्म जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उस ग्रह को पकड़ें, वह पहला ग्रह बनेगा। तो हमने बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक यानी पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद जो क्रमशः 7वां, 16वां, 25वां नक्षत्र होते हैं, उनके नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए की विवेचना करते हैं। तो बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला ग्रह बृहस्पति बनेंगे और घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे और जब हम अंतिम में पहुंच जाएंगे तो फिर पहले से आरंभ करेंगे। तो बृहस्पति पहला ग्रह, शनि देव दूसरा, बुध देव तीसरा, केतु चौथा, शुक्र पांचवा, सूर्य छठा, चंद्र आठ सातवां, मंगल आठवां और राहु नौवां। अब ध्यान देने योग्य बात है कि दूसरा जन्म ग्रह से जन्म नक्षत्र के स्वामी जो पहला ग्रह बने, आज के लिए बृहस्पति को रखिए। बृहस्पति से पहला जो दूसरा ग्रह बने शनिदेव, चौथा केतु, छठा सूर्य, आठवां मंगल, नौवां राहु। यानी बृहस्पति के नक्षत्र में जिस जातक का जन्म होगा उसके लिए शनि देव, केतु देव, सूर्य देव, मंगल देव और राहु देव शुभकारी, क्योंकि ये क्रमशः दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह बनते हैं। वहीं बृहस्पति देव, बुध देव, शुक्र देव और चंद्र देव पीड़ादायक होंगे, समस्या के कारक होंगे, बाधक। और इस यदि अब हम जान गए ये ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, ये ग्रह शुभकारी होंगे, तो दशा महादशा का फल कैसा होगा ये हम जान सकते हैं, खुद पूरे जीवन काल का जान सकते हैं। और जब दशा महादशा का फल जान गए तो अच्छे दशा महादशा के फल में हम शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं और अच्छे अच्छे जो चुनौती भरे समय आ सकते हैं उसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार रह सकते हैं। इस प्रकार हम अपने आप को विषम परिस्थितियों से भी हम अपने आप को तैयार रखते हैं और ये हमारे लिए कम पीड़ादायक होता है। तो यह सूची आपके लिए यह प्रस्तुत है। उस जिस प्रकार हमने अभी कहा कि बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए बृहस्पति देव, बुध देव, केतु देव, बृहस्पति देव, बुध देव, शुक्र देव, चंद्र देव, ये सभी पीड़ादायक होंगे। तो यदि जन्म कुंडली में ये ग्रह शुभ फल कहां से देंगे, यह प्रश्न उठता है। तो ग्रह जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को भी हम इस तरह से जान सकते हैं और इन नक्षत्रों में जन्मे जातक बृहस्पति, बुध, शुक्र, चंद्र के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभता कभी भी नहीं ला सकते। तो यदि उनका नक्षत्र हमें मालूम है, जिनसे साथ हम बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं या हमारे परिवार के संबंध है, समाज के संबंध है, इन सभी के बारे में हम जान सकते हैं कि वे कितना फलदायी हमारे लिए होंगे और हम लोग कितना फलदायी। तो इस प्रकार यह सूची आपके समझ प्रस्तुत, यह बहुत ही उपयोगी है। इसलिए नवतारा चक्र पद्धति कहा गया है, काफी उपयोगी होता है। यह तारा के बारे में बताता है, आपका तारा क्या कहता है कि कैसा फल होगा पूरे जीवन काल का। और ये यदि हम पहले से जान जाते हैं इन स्थितियों को तो अंत तो गत्वा यह हमारे लिए लाभदायक होता है, क्योंकि यह हमें वेदना कोई विषम परिस्थितियों में पीड़ा कम देता है, चुनौती हम स्वीकार करते हैं और शुभ कार्यों का निष्पादन शुभ ग्रहों के महादशा में हम कर बैठ देते हैं योजनाबद्ध तरीके से। और यह अंततो गत्वा हमारे लिए, हमारे मानसिक स्थिति के लिए बहुत ही
शुभकारी होता है। तो ये रहे नवतारा चक्र पद्धति पर और संक्षिप्त विवरण, और नवतारा चक्र पद्धति पर विस्तार से हम अलग से YouTube पर पोस्ट रखे हैं, जिसमें भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान की कुंडली भी रखी है। आप जरूर उसे देखें और समझने की कोशिश करें और इसका उपयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको वापस ले चलते हैं कि आप तारा बलम के अनुसार आज क्या कहता है, आज चंद्रमा क्या संकेत दे रहे हैं विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातकों को। तो आज का तारा, आज जो चंद्रमा है, वे पहले भाग में दिन के 12:42 तक अश्लेषा में रहेंगे, जो कि बुध का नक्षत्र है। और यदि हम इसको देखें हरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा उषाढ़ा नक्षत्र के जन्मे जातक के लिए, तो वह स्थिति मित्र की बनती है, यानी शुभता के संकेत में। ठीक 12:42 के बाद जब चंद्रमा अश्विनी माघा नक्षत्र में आएंगे, यानी केतु के नक्षत्र हुए, तो वह भी अति मित्र बनते हैं। यानी आज हरणी शुक्र के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, पूर्व भरणी, पूर्व फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आज का दिन पूरा मित्र और अति मित्र तारा का है, इसलिए शुभ है। वहीं दूसरी स्थिति देखते हैं पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 12:42 तक जब तक चंद्रमा अश्लेषा में है, विपद की स्थिति बनती है, उसके बाद क्षेम की स्थिति बनती है, शुभता की स्थिति बनती है। यानी मिक्स है विपद और क्षेम का। और इसी प्रकार हम हर तारा के बारे में, हर नक्षत्र से संबंधित हम फल देख सकते हैं। यदि एक और हम फल देखते हैं कि यदि जातक का जन्म रोहिणी, हस्ता या श्रवणा में हुआ है, तो पहला भाग साधक का होगा और दूसरा भाग नैथनी का होगा। यदि हम सूर्य के नक्षत्र कृतिका, उत्तराषाढ़ा और या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म जातक के लिए देखते हैं, तो पहला भाग नैथनी का है और दूसरा भाग मित्र का है। और आज का तारा, यदि जैसे हमारे आरंभ में कहा था, यदि आपका शुभता दे रहा है तो शुभ कार्य करने का प्रयास करें। यदि अशुभ स्थिति है तो कोई भी जोखिम न लें। आज शुभ नया काम, शुभ काम में को टालने का प्रयास करें तब तक, बाद दिन के 12:42 तक, या अगर उसके बाद का है तो अगले स्थिति तक। क्योंकि तो आप जो भी शुभ आप काम करते हैं उसमें शुभता लाने के लिए काम करते हैं। और जब तारा कह रहा है, आज का संकेत दे रहा है कि शुभता नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में कोई भी जोखिम न लें, उससे आज टालने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस प्रस्तुति को यहीं पर विराम दें, लेकिन जाने के पहले ज्ञान के लिए केवल जो किताबों में लिखा है उपाय या आपके जानकारी के लिए देंगे, लेकिन आप उसे उपयोग न करें, क्योंकि वह प्रमाणित नहीं है, उसकी पुष्टि नहीं हुई। तो यदि आज का तारा आपका यह कहता है कि जन्म में है तो पीला का 2 पत्ते वाली सब्जी का दान, विपद में है तो गुड़ का दान, प्रत्यय में है तो नमक का दान, और नैधन है तो प्याज बहुत जरूरी है, मजबूरी हुई तो तिल का सहित स्वर्ण का दान। किंतु फिर भी हम यहाँ बता दें कि हम इसके प्रति बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। आपको बार बार हम यही सलाह देते कि जोखिम न लें, केवल टाले काम को शुभ कार्य, जो आप शुभ कार्य में शुभता चाहते हैं। यदि आपका तारा बलम विपरीत परिस्थिति दे रहा, संकेत दे रहा, तो वैसी स्थिति में टाले, कोई भी जोखिम न हो। इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर आपका भला करे। हम चलते हैं अगले भाग में। राशि के अनुसार आज का दिन कैसा है, तो चंद्रमा आज कर्क राशि में है और आज चंद्रमा 12:42 पर राशि परिवर्तन करेंगे। इस पद्धति को कि चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं और जिस राशि में जन्म कुंडली में है, उसके अनुसार आज जो संकेत मिलते हैं दिन के शुभता के राशि के अनुसार, इसे चंद्र बलम कहते हैं। तो आज के संकेत जो मिल रहे हैं, इसे हमेशा अपनी जन्म राशि के अनुसार देखें, यानी चंद्रमा जिस राशि में है जन्म कुंडली में, वही आपकी राशि को कर। लगन में जो भी है,
उसको राशि नहीं माना जाता, वो लगन होता है। तो आज चंद्रमा जिन राशियों में है, किन किन राशियों की शुभता के संकेत मिल रहे हैं, तो पहले भाग में 12:42 के पहले चंद्रमा जब तक कर्क राशि में है तब तक वृषभ, कर्क से वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के लिए शुभता के संकेत है। उन जातकों के लिए जिनका जन्म वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ में हुआ है, उनके लिए शुभता के संकेत है। लेकिन और अपराह्न 12:42 के बाद जब चंद्रमा कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में आएंगे, तब मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत मिल रहे हैं। शेष राशि वाले सावधान रहें, दैनिक कार्यों में भी और विशेष कार्य में इष्ट देव का ध्यान धरें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं चौथे भाग में, चौघड़िया मुहूर्त। चौघड़िया एक प्रकार का शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। यह वह समय बताता है जब शुभ और अशुभ समय कौन सा होगा किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वह कार्य दैनिक कार्य से संबंधित हो या विशेष कार्य करने जा रहे हैं, पूजा पाठ जब तक, या हम पहली बार कोई काम करने जा रहे हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो हम शुभता के लिए ही हमारी आशा रहती है कि उस कार्य में हमें शुभता मिले। तो वैसी स्थिति में चौघड़िया जो मुहूर्त है वह आपको मदद करता है, हम सबको मदद करता है। चौघड़िया की उपयोगिता काफी है और इसी के मद्देनजर हमने चौघड़िया पर हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा है। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, आप उसे देखें और लाभान्वित। संक्षेप में हम यहाँ बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं और 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ क्योंकि सप्ताह के दिन 7 हुए। उनको साप्ताहिक दिनों से संबद्ध करना आसान लगा, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ और पहला जो चौघड़िया होता है वही अंतिम चौघड़िया हुआ करता है। इस प्रकार 8 चौघड़िया होती है। तो हमने देखा 7 चौघड़िया का संबंध 7 साप्ताहिक दिनों से, सभी चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हुआ और ये सभी साप्ताहिक दिन 7 ग्रहों से संबंध है क्योंकि उनके शासक ग्रह अलग अलग 7 ग्रह हैं और ये सभी 7 ग्रह शुभ और अशुभ फल देते हैं और विशेष कार्य के लिए उपयोगी हुआ करते हैं। विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए ये काफी उपयोगी होते हैं। तो इस प्रकार हर चौघड़िया विशेष कार्यों के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी हुआ करता है और हर चौघड़िया अपने आप में महत्वपूर्ण है। जब चौघड़िया को देखते हैं तो ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि कोई चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त। दिन का चौघड़िया राहु काल, वार वेरा काल बेला से ग्रसित होता है, रात्रि का चौघड़िया काल रात। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन का काल चौघड़िया हमेशा काल बेला से ग्रसित होता है क्योंकि दिन सूर्य का होता है और काल बेला शनि का चौघड़िया। दोनों में पिता पुत्र में आपस में वैमनस्यता रहती है, शत्रुता रहती है, इसलिए शनि के चौघड़िया हमेशा कुछ न कुछ अशुभता से व्याप्त होती है और इसलिए शनि का चौघड़िया जो है हमेशा कहा गया है यह कोई भी शुभ कार्य शुभ फल नहीं देता, लेकिन धनोपार्जन हेतु करने वाली गतिविधियां के लिए काफी लाभदायक हो। यानी आप जो दैनिक वृत्ति से लेकर के काम कर रहे हैं उसके लिए शुभ। तो काल चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है, सॉरी, काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित होता है क्योंकि सूर्य और चंद्र में दिन सूर्य का होता है और काल चौघड़िया शनि के होता है। रात्रि का चौघड़िया जो है रात्रि चंद्रमा का होता है और चंद्रमा और उनके पुत्र बुध देव में आपस में ये रहती है। बुध देव
चंद्रदेव किसी से नहीं रखते, शत्रुता किसी से नहीं रखते, लेकिन बुध देव उनसे दुष्ट रहते हैं। इसलिए रात्रि का जो चौघड़िया है, बुध से संबंधित लाभ चौघड़िया, वह भी काल रात्रि से ग्रसित। यह हमने अनुभव के आधार पर पाया है, पुस्तकों में कहीं नहीं। जो हम पोस्ट करते आ रहे हैं उसके अनुसार हम एनालिसिस कर हमने पाया है कि हमेशा काल रात्रि चौघड़िया जो होता है लाभ चौघड़िया को आक्रमण करता है, और काल बेला चौघड़िया जो है वह काल चौघड़िया को ही डसता है। तो ऐसी स्थिति में सावधान रहे तीन चौघड़िया से। आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया, आज दिन बृहस्पतिवार है, शुभ चौघड़िया से दिन आरंभ है, शुभ चौघड़िया से दिन समाप्त। किंतु पहला अमृत चौघड़िया जो सबसे प्रभावी शुभ मुहूर्त होता है, वह सबसे शुभ मुहूर्त अमृत, सबसे शुभ चौघड़िया अमृत चौघड़िया वो करता है, और सबसे प्रभावी अशुभता की स्थिति राहु काल देता है। तो अमृत चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है, काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है, और शुभ चौघड़िया जो बृहस्पति शाम का अंत अंत का शुभ चौघड़िया वो वार बेला से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया जैसे हमने कहा, लाभ चौघड़िया जो रात्रि के 11:35 से 1:09 तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित है। इस प्रकार इन चौघड़िया का परित्याग करना चाहिए, दैनिक कार्यों में कुछ छोड़। तो ये रहे हमारे चौघड़िया पर प्रस्तुत चौथी प्रस्तुति। पांचवी प्रस्तुति अंक ज्योतिष से संबंधित। अंकों की हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है, और ये अंक जो हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करते हैं वे एकल अंक होते हैं, सिंगल डिजिट होते हैं, 1 से 9 तक के। शून्य को गणना में नहीं लिया जाता, इसलिए शून्य, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। 1 से 9 तक अंक बने, और 5 अंक ऐसा बना जो कि मध्य अंक होता है 1 से 5 तक। इसलिए जब भी अंकों में आपस में टकराव होता है तो यह अंक मध्यस्थता का काम करता है। ये अंक 1 से 9 तक इनके शासक ग्रह हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, छठा का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और इस प्रकार ग्रहों अंकों के साम्राज्य में अंकों की उपयोगिता के अनुसार, उनके रोल प्ले के अनुसार उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। 1 को राजा या सरकार से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों या नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा देने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु और ऐसे व्यक्ति जिनमें प्रकृति अब भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास देता हो, उनसे, 8 को समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग और न्यायाधीश। 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर और पुलिस। ये सभी अंक जो है इस विजय को विशेष नाम से पुकारा जाता है। अंक ज्योतिष में यह महत्वपूर्ण है कि अंक संतुलित रहें, तभी हमारे लिए सुफलदायी होते हैं। यदि जन्म तिथि में ऐसे अंक बनते हैं, ऐसी परिस्थिति बनती है कि कोई अंक हमारी जन्म तिथि से गायब है, उपलब्ध नहीं है, तो वैसी स्थिति में हर अंक का चूंकि एक शासक ग्रह है और उनकी अपनी ऊर्जा होती है, तो उस ऊर्जा से हम वंचित हो रहे हैं। और यदि कोई अंक ऐसा है जो बार बार दोहरा रहा है, तो वैसी स्थिति में वह अंक का जो ऊर्जा है वह हमारे शरीर में, हमारे घर के वास्तु दोष में अनबैलेंस होते हैं, और वह ऊर्जा अनबैलेंस होने पर, असंतुलित होने पर आगे भविष्य में जाकर कुछ न कुछ रोग पैदा करते हैं।
तो तत्वों की, ऊर्जा की कमी के कारण यह अंक बताते हैं कि कौन क्या कमी हो सकती है। यह अंक बताते हैं कि कहाँ दिखता है और हम उसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं। यही अंक ज्योतिष। इसलिए अंक ज्योतिष चूंकि 1 से 9 तक ही अंक है, इसलिए इसे सीखना बहुत आसान है। इसे इसका उपयोग करना बहुत आसान है। तो चलिए संक्षिप्त चर्चा करते हैं अंक ज्योतिष पर, जो हमें अंकों का उपहार मिलता है जन्म लेते के साथ ईश्वर द्वारा। ये अंक जन्म तिथि के रूप में कहलाते हैं। तिथि, माह और वर्ष हुआ करता है, इसका नाम है। इसके 3 कंपोनेंट हैं जन्म तिथि का। जन्म तिथि, माह और वर्ष। चूंकि एकल अंक पर अंक ज्योतिष काम करता है, तो जब भी एक से ज्यादा अंकों का समूह हमारे पास आता है, तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं, तब उसका प्रयोग करते हैं। तिथि को जब एकल अंक में परिवर्तित करते हैं तो वह ड्राइवर कहलाता है, यानी मूलांक कहलाता है। तिथि, माह और वर्ष को जब जोड़कर एकल अंक पर परिवर्तित करते हैं तो भाग्यांक कहलाता है। मूलांक और भाग्यांक का आपस में तालमेल होना अत्यावश्यक है, तभी जीवन का बस, जिस प्रकार बस में ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में तालमेल नहीं हो तो बस सुचारू रूप से नहीं चल सकती, उसी तरह से जीवन के बस को चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में तालमेल जरूरी है, मित्रता जरूरी। इस तिथि को आप देख नोट कर लें कि आज का जो तिथि है 16/10/1948, जिसमें किसी महान हस्ती का जन्म है, और आज उसकी उनकी जन्म तिथि। नाम हम थोड़ी देर में उजागर करेंगे। आप इनका मूलांक देखें, इनका मूलांक 7 आता है, ड्राइवर 7 आता है, कंडक्टर 3 आता है। 7 और 3 अगर ये आपस में दुश्मन हैं तो फिर इनकी जिंदगी में कष्ट होते हैं, समस्याएं होती हैं। और इनसे कुछ अंक सृजित होते हैं, जैसे एंजल नंबर। यदि अंकों वर्ष को जोड़ा जाए, तिथि को जोड़ा गया तो अंक जो सृजित अंक हुए मूलांक हुए, ड्राइवर कहलाए। वर्ष को जोड़ा, तिथि, माह और वर्ष को जोड़ा गया तो कंडक्टर कहलाया, अंक एकल अंक में परिवर्तित किया। वर्ष को जोड़कर जब हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं और पुरुष के लिए 11 से उसे घटाते हैं और महिला के लिए 4 से जोड़ते हैं तो वह एंजल नंबर निकलता है, कुआं नंबर मिलता है, जो कि ईश्वर द्वारा एक विशेष उपहार अंकों का मिलता है। अचीवमेंट नंबर होता है जो हमारा ड्राइवर हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है, जबकि कंडक्टर, जबकि अचीवमेंट नंबर, एटीट्यूड नंबर हमारा बाहरी व्यक्तित्व दिखाता है। तो यह बाहरी व्यक्तित्व हम का अंक निकालते हैं तिथि और माह को जोड़कर एक अलग पर परिवर्तित। तो जातक के लिए आज ये, और जब भी, चूंकि ये सभी स्थिर अंक होते हैं, इसे बदला नहीं जा सकता, ईश्वर द्वारा प्रदत्त जन्म तिथि को कभी भी बदला नहीं जा सकता, तो वैसे में ये स्थिर हुआ करता है। तब अब प्रश्न उठता है कि हम वह कौन कैसे बदले, कैसे हम अंक को जो है संतुलित करें, क्योंकि तिथि को तो बदल नहीं सकते, तो मूलांक और भाग्यांक भी नहीं बदल सकता। तो वैसी स्थिति में जो हम नंबर को बनाते हैं वो ही काम आते हैं। इसे डायनेमिक अंक कहा जाता है। यह बदलता है, जैसे मोबाइल नंबर हुआ, गाड़ी संख्या हुई, मकान संख्या हुआ, आदि आदि। और सबसे प्रभावी डायनेमिक अंक जो होता है, मोबाइल अंक को हम बार बार बदल सकते हैं, मकान भी बदला जा सकता है, गाड़ी भी बदलती है, किंतु एक ऐसा डायनेमिक अंक है जो नहीं बदलता, और वो होता है नामांक। जी हाँ, नाम नहीं बदलता। और नाम जो प्रयुक्त हुए, आपको आश्चर्यचकित होगा, नाम में अक्षर प्रयुक्त होते हैं तो नामांक कहाँ से आया? जी हाँ, आप सही समझे। नामांक का में प्रयुक्त हुए सभी अक्षरों का, अल्फाबेट जो होते हैं, उनके सभी के अंकीय मूल्य होते हैं, और उन अंकीय नाम से अंकीय मूल्य को परिवर्तित कर हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। और तब वह एकल अंक जो होता है वह हमें यह दिखाता है कि यह सुनिश्चित हमें करना होता है कि वह एकल अंक जो नामांक बना वह ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु नहीं, क्योंकि वही एक मात्र है जो कि बैलेंस कर सकता है।
क्योंकि इसकी ऊर्जा जीवन भर में मिलती है। यह डायनेमिक कम स्टैटिक होता है। डायनेमिक जरूर है कि इसे हम बनाते हैं, हमारे कोई अभिभावक बनाते हैं, किंतु यह जीवन पर्यंत रहता है। आज जो जन्मतिथि हमने ली है 16/10/1948 का, यानी आज जिनकी जन्मतिथि है वे हैं अभिनेत्री हेमा मालिनी मैडम। इनके जन्म आज 16 अक्टूबर का इनका जन्म है। उन्हें जन्मतिथि के हार्दिक शुभकामनाएं। अब यदि देखें, इनका मूलांक 7 हुआ, भाग्यांक 3 हुआ और नामांक जो है 3 हुआ। हम एक और सूत्र बताते हैं कि जब भी हम नाम के पहले अक्षर को ही पुकारते हैं, हमारा कान खड़ा होता है, हमारी ऊर्जा उस ओर जाती है। तो नाम का पहला अक्षर भी ऊर्जा देता है। इसलिए कहा गया है कि नाम का पहला अक्षर भी हमारा वह जो अंक दे रहा है वह शत्रु अंक नहीं। तो हेमा मालिनी का पहला अक्षर एच होता है जो कि 5 अंक देता है। और हमने इस सूची में देखा है कि 1 से 9 के बीच 5 मध्य का अंक है, संतुलन का अंक है, बीच का अंक है, इसलिए यह शुभ है। किंतु इनका नामांक 3 पर आ रहा है। अब आप जानना चाहेंगे कि हर अंकों के शत्रु अंक कौन से होते हैं। जी हाँ, आपके समक्ष प्रस्तुत शत्रु अंक। अब आप देखें, इनका मूलांक 7 हुआ और 7 के शत्रु अंक होते हैं खुद 7 स्वयं, 9 और 3। तो आप बताएं कि मूलांक और भाग्यांक में कैसे संबंध हुए शत्रुता का। और नाम को भी हम ले गए 3 पर, तो वैसी स्थिति में इनके जो नाम के अक्षर हुए वो अभी 3 दे रहा है, जो शत्रु का दे रहा है। एक दूसरी सूची आपके समक्ष प्रस्तुत है जो हर अंक का जो नाम का पहला अक्षर शत्रु अंक का शत्रु अक्षर जो है वह नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि इनके ये में 3 नंबर आ रहा है जो 7 9 3 7 का शत्रु है और 3 का शत्रु 6 है। तो भाग्यांक के लिए 7 शत्रु नहीं है, लेकिन मूलांक के लिए शत्रु है। इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हमें ऐसा अंक खोजना होगा जो सब दोनों के मित्र हो, 7 के भी और 3 के भी। तो वे अंक 1 हो सकते हैं, वे अंक 5 हो सकते हैं, किंतु 6 नहीं हो सकता। और इस सूची में आप पूरी सूची को यदि देखें तो कुछ अंक ऐसे हैं जो खुद के शत्रु होते हैं, यानी उन एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकता। जैसे 4 7 8 और 9। तो 9 अंकों में से 4 अंक ऐसे हुए जो खुद अपने के शत्रु होते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए और आशा करते हैं कि यह आपको आपके नाम को ठीक करने के लिए आप पहचाने कि आपका नाम क्या दे रहा है, आपका अंक शास्त्र के अनुसार आपका कौन सा अंक बैलेंस है। साथ ही साथ ये देखें कि आपने मोबाइल नंबर जो प्रयोग कर रहे हैं उसका योग क्या होता है। आप इससे अपने मकान संख्या का भी निकाल सकते हैं। गाड़ी संख्या जो अल्फाबेट्स अल्फा न्यूमरल होता है वह भी निकाल सकते हैं। पासवर्ड आप ऐसा रखें जो आपके लिए शत्रु नहीं तो असंतुलित करता है। हेमा मालिनी अभी 78वें साल की उम्र से गुजर रही हैं। आज से इनका 78वां साल शुरू होता है। यह 6 अंक देता है जो कि 3 का शत्रु है, भाग्यांक का शत्रु। इसलिए थोड़ी परेशानी होगी। इनके अगर व्यक्तित्व को देखा जाए, इनके में ये को देखा जाए कि इस साल कौन सा इनका अंक होगा, तो रनिंग एज 6 है। और यदि पूरे वर्ष तिथि वर्ष और माह में केवल वर्ष को हटा के वर्तमान वर्ष को जोड़ दे तो वह पर्सनल ईयर निकलता है। और उसको जब जोड़ेंगे तो कुल अंक 8 होता है। 8 अंक इनके लिए राजनीति के लिए शुभ। और 3 और 7 जो इनका मूलांक और भाग्यांक है वह उसका 8 शत्रु नहीं। तो ये रहे आज इनके बारे में छोटी प्रस्तुति, अंक ज्योतिष के बारे में परिचय, थोड़ी परिचय। आशा करते हैं आपके लिए उपयोगी होगा।
अब आज का दिन देखते हैं। आज के अंक विभिन्न तिथियों को जन्मी जातक के लिए क्या बोल रहे हैं। तो आज का दिनांक 16 अक्टूबर 2025। मूलांक आज का बनता है 7, भाग्यांक बनता है 8। और अब अभी हमने देखा था 8 अंक के कोई भी 8 अंक खुद अपने अंक का शत्रु है, और 8 अंक की शत्रुता ज्यादा से होती है। और सबसे पहला जो शत्रुता होती है वह देवता ग्रुप से होती है, यानी 1 2 3 4, 3 से, 4 से और 8 का नहीं बनता। इस प्रकार कहें 8 को 9 से भी नहीं बनता। तो अगर आज कहें जिनका जन्म तिथि, जिनका मूलांक 1 2 3 4 8 9 आ रहा है, उसके लिए शुभता के संकेत नहीं है। यहाँ यह भी देखें कि 8 अंक किसी का मित्र नहीं होता। 8 अंक हमने आरंभ में दिखाया था। 8 अंक किसका प्रतिनिधित्व करता है? 8 अंक प्रतिनिधित्व करता है कर्मचारी से, नौकर चाकर से, न्यायाधीश से। क्या ये किसी के होते हैं? ये तटस्थ रह सकते हैं, मित्रता किसी से नहीं कर सकते। तो इनको तटस्थता जरूरी है। इसलिए 8 अंक तटस्थता का है। शनि, इसीलिए शनि देव का अंक है। शनि देव किसी को फेवर नहीं करते, शनि देव किसी से नाराज नहीं होते, लेकिन शनि देव तटस्थ रहते। और इसलिए शनि देव की शत्रुता यदि है तो सूर्य से है, और सूर्य से संबंध ग्रहों से। अब आप कहेंगे कि राहु से क्यों शत्रुता है? जी हाँ, सूर्य यदि प्रकाश है तो राहु छाया है, और जहां सूर्य है वहीं छाया है। इसलिए सूर्य और राहु आपस में साथ है। यदि सूर्य नहीं है तो अस्तित्व राहु की भी नहीं है। इसलिए जो सूर्य ग्रहण होता है वह राहु ही करता है। इसलिए सूर्य और राहु दोनों साथ साथ रहते हैं। दोनों एक दूसरे, सूर्य के अस्तित्व में ही राहु का अस्तित्व। इस प्रकार आज का देखें सबसे खराब दिन 1 नंबर वाले का, जिनका जन्म तिथि 1-10-19-28 को हुआ है, उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अति शत्रु है। 2 की भी वही स्थिति है लगभग। 3, जिनका 3-12-21 30 को हुआ है, जिनका 2-11-20-29 को किसी भी माह का हुआ है, 3-12-21-30 को जिनका किसी माह का हुआ है, 4-13-22-31 को, और 7-16-25 को, 8-17-26 को, 9-18-27। तो फिर इनकी बनती किससे है? ऐसे लोग जिनका जन्म तिथि किसी भी माह के 5-14-23 को हुआ है, 6-15-24 को हुआ है, 7-16-25 को हुआ है, इनके साथ शनिदेव की पूरी तटस्थता की रहती है। इनके लिए दिन आज साधारण होगा। तो इस ये रही हमारी प्रस्तुति। आशा करते हैं कि यह आपके लिए अंक जो आज बोल रहे हैं, ये आपके लिए एक तरह का आप मार्गदर्शक होगा। और इस तरह से हम प्रस्तुति के अंतिम चरण पर पहुंच गए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि इस पूरे प्रस्तुति का जो ज्ञानवर्धक के साथ साथ उपयोगी है वह सभी तक पहुंच सके, और उनके लिए भी ज्ञानवर्धक और उपयोगी। नोट आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बटन को न दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर प्रस्तुति की सूचना मिल सके। और साझा करें जरूर अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे लाभान्वित हो सके इस प्रस्तुति। इसी के साथ हम आज के दिन के देवता बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु से कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो। इन्हीं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय बृहस्पति देव, जय हरि विष्णु।